स्वागत है आप लोगों का डीपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का आज 8वां क्लास है। आज हम लोग नदी अपवाह तंत्र के बारे में आज देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे पिछले वीडियोस होंगे उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आपको आज का क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ज़िला के बारे में जब जानकारी ही नहीं रहेगा तो आज का क्लास आपको कौन कौन से ज़िले में क्या क्या हो रहा है, ये कौन कौन सा ज़िला है, इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं रहेगा। इसलिए जो पिछले जो क्लासेस हैं आप पहले जा कर के उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो क्लास है 8वां क्लास है, उसमें हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो नदी अपवाह तंत्र हैं, कौन कौन सी नदी अपवाह तंत्र यहाँ पे पाई जाती हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र होता क्या है? कोई भी नदी होती है उसकी एक सहायक नदी होती है, उसकी कई सहायक नदियाँ होती हैं और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ होती है। तो इस प्रकार बने इस जाल को ही अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे कि कोई एक नदी है, महानदी इस प्रकार से बह रही है, महानदी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बह रही है, तो इस प्रकार से कोई भी नदी यहाँ पे आकर के बहती है, फिर इस प्रकार से आकर के बहती है। इस सहायक नदियों का फिर और कोई भी सहायक नदी रहता है, तो इस प्रकार से जो जाल बनता है उसी को ही हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो नदियों की सहायक नदी और सहायक नदी के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसका जो महत्व क्या होता है? मानव सभ्यता का विकास कहाँ होगा? जहाँ पे जल रहेगा, और जल रहेगा तभी मानव सभ्यता का विकास हो पाएगा। तो आपने प्राचीन काल में भी देखा होगा, जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं उसी जगहों पर मानव की बसाहटें अधिक होती गई। तो क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होंगे, वहाँ पे कृषि रहेगा, वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत रहेगा। जब वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत रहेगा अर्थात लकड़ी वगैरह रहेगा, तभी वहाँ का मानव सभ्यता वहाँ पे विकसित हो पाएगा, वहाँ पे उद्योग लग पाएगा। जब वहाँ पे नदी ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे उद्योग कहाँ से लग पाएगा? तो इस प्रकार जो सभी चीज़ का जो विकास हो पाएगा नदियों के द्वारा ही वो संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में जो नदी अपवाह तंत्र है वो 5 प्रकार की अपवाह तंत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से है? महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। जो महानदी अपवाह तंत्र है 56.15% यहाँ पे क्षेत्र को यह कवर करता है छत्तीसगढ़ के। और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र 28.64% भाग को छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कवर करता है। और सोन गंगा अपवाह तंत्र 13.63% भाग को ये कवर करता है। और ब्राह्मणी नदी 1.03 भाग को कवर करता है। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो कि नर्मदा अपवाह तंत्र है 0.55% भाग में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार जो जल प्रवाह की दृष्टि से इसको 5 भागों में बांटा गया है। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, या छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो महानदी अपवाह मुख्य नदी महानदी इसकी होती है, मुख्य नदी महानदी, क्योंकि महानदी के द्वारा ही बहुत सारे इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी में आकर के मिलती हैं, तो इसलिए इसे महानदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। उद्गम महानदी का सिहावा पर्वत धमतरी से होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से होता है। इसका मुहाना कहाँ पे है? उड़ीसा में कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में मुहाना, अर्थात ये जहाँ पे जाकर के गिरती है उसी को मुहाना कहते हैं, जो कि ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो मुख्य नदी कौन सी है? महानदी अपवाह तंत्र की महानदी है। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से होता है। और ये कहाँ पे जाकर के गिरती है? तो ये उड़ीसा कटक बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है।
और इसकी कुल लंबाई, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी जो जो बहती है वो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ये प्रवाहित होती है। कौन? महानदी। महानदी को प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदी, कनकनंदनी और ऋषितुल्या के नाम से भी जाना जाता है। नीलोत्पला, सतयुग में इसको नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। चित्रोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। और महानंदा, महाभारत काल में इसको महानंदा के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार इसके प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदनी और ऋषितुल्या के नाम से इसको जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा भी इसको कहा जाता है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से ज़िले में है? इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। इसको एक मैप से देख लेते हैं प्रवाह क्षेत्र को। ये महानदी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होगा, उसके बाद ये जाती है कांकेर ज़िले में। कांकेर ज़िले से होती हुई ये बालोद ज़िले में एंटर करती है। बालोद ज़िले के बाद ये फिर से ये धमतरी ज़िले में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद ये गरियाबंद ज़िले और रायपुर ज़िले की सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। और उसके बाद ये महासमुंद ज़िले से होते हुए, महासमुंद जिला और बलौदाबाजार से होते हुए ये जांजगीर चांपा ज़िले में प्रवेश करती है। उसके बाद शक्ति जिला से होते हुए ये सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला और रायगढ़ जिले के सीमा रेखा बनाते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। और उड़ीसा में के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र क्या क्या रहेगा? यहाँ पे ये धमतरी ज़िला और उसके बाद कांकेर ज़िला, उसके बाद बालोद ज़िला, उसके बाद फिर से धमतरी ज़िले में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये गरियाबंद ज़िला, उसके बाद रायपुर ज़िला, उसके बाद महासमुंद ज़िला, उसके बाद बलौदाबाजार ज़िला, उसके बाद जांजगीर चांपा ज़िला, उसके बाद शक्ति ज़िला, उसके बाद रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसके बाद इस प्रकार से जो महानदी है इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र को एक बार और देख लेते हैं। इसमें तो ये धमतरी ज़िला, कांकेर ज़िला, बालोद ज़िला, फिर गरियाबंद ज़िला और रायपुर ज़िला, फिर महासमुंद ज़िला, फिर बलौदाबाजार ज़िला, फिर जांजगीर चांपा ज़िला, फिर शक्ति ज़िला, फिर रायगढ़ ज़िला और सारंगढ़, बिलाईगढ़ ज़िला। इस प्रकार से ये 11 ज़िलों में प्रवाहित होते हुए ये उड़ीसा में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सहायक नदी उत्तर की ओर से शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। उत्तर की ओर से कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। और दक्षिण की ओर से दूध नदी, सिल्यारी नदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी, जोक नदी, सूखा नदी और लात नदी। इस प्रकार से दक्षिण से इस प्रकार के नदियाँ यहाँ पे सहायक नदी के रूप में महानदी में जाती है। इसके बाद जो महानदी है वो 3 संगम यहाँ पे बनाती है। कहाँ कहाँ पे बनाती है उसको भी देख लेते हैं। राजिम के गरियाबंद में, राजिम में ये महानदी पैरी और सोंडूर नदी का त्रिवेणी संगम यहाँ पे है। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसको कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे अर्धकुंभ का मेला लगता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को प्रयाग इसको कहा जाता है। और यहीं पर राजिम में ही लक्ष्मण झूला स्थित है। यहीं पे लक्ष्मण झूला स्थित है। कहाँ? राजिम पे। कौन कौन सी त्रिवेणी संगम है राजिम में? महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। इसके बाद जो दूसरा है शिवनारायण में, जांजगीर चांपा ज़िले में शिवरी नारायण में, वो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। कौन कौन सा? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। इन तीनों नदियों का संगम कहाँ पे है? शिवरी नारायण में। कहाँ? शिवरी नारायण में, जांजगीर चांपा ज़िले में। उसके बाद चंदरपुर में। चंदरपुर कहाँ? शक्ति ज़िले में। महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ पे है? चंदरपुर में। शक्ति जिला में महानदी, मांड नदी और लात नदी। महानदी, मांड नदी और लात नदी। इसको मैप से भी देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? राजिम में। ये यहाँ पे
राजिम में है। ये महानदी यहाँ से जाती है और यहाँ पे ये गरियाबंद ज़िले में यहाँ पे प्रवेश करती है राजिम में। तो राजिम में यहाँ पे ये पैरी नदी आ रही है, यहाँ से पैरी नदी आ रही है और पैरी नदी में ही ये सोंढूर नदी, यहाँ पे सोंढूर नदी पैरी नदी में जा कर के मिल जाती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे? रांची में। और यहीं पे अर्धकुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक संगम का निर्माण होता है। और उसके बाद शिवरीनारायण ये यहाँ पे जांजगीर चांपा ज़िले में शिवरीनारायण में एक महानदी हो गया। और उसके बाद महानदी जोंक नदी और एक महानदी हो गया जोंक नदी और शिवनाथ नदी। महानदी जोंक नदी और शिवनाथ नदी कहाँ पे? शिवरीनारायण में, जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में। और उसके बाद जो तीसरी जो संगम बनाते हैं महानदी, वो कहाँ पे है? चंदरपुर में। चंदरपुर यहाँ पे शक्ति ज़िले में मांड नदी, महानदी और लात नदी, मांड नदी, महानदी और लात नदी, इस प्रकार 3 त्रिवेणी संगम यहाँ पे महानदी बनाती है। अब इसके बाद महानदी की जो सहायक नदी है शिवनाथ नदी, उसके बारे में देख लेते हैं। शिवनाथ नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो महानदी है वो 286 किलोमीटर बहती है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, जबकि इसके कुल लंबाई महानदी का कितना है? 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में बहती है 286 किलोमीटर। और शिवनाथ नदी कितना बहती है? 290 किलोमीटर। इस प्रकार जो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। जो इसका उद्गम है गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। पहले इसका उद्गम पानाबरस की पहाड़ियों से इसका माना जाता था। अब वर्तमान में ये गोडरी गांव, गढ़चिरौली इसका उद्गम लिया गया है। और उसके बाद इसका मुहाना शिवनारायण में महानदी में होता है। महानदी में जो कि ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं महानदी, सूखा नदी और शिवनाथ नदी। इस प्रकार से शिवनारायण में ये महानदी जा कर के मिल जाती है। और उसका जो प्राचीन नाम है सूनी और शिवा के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या है? सूनी और शिवा। इसका उद्गम कहाँ से? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से मुहाना शिवनारायण महानदी में। और प्राचीन नाम सूनी और शिवा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे ये नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जो कि मुंगेली जिला में है, जिसका नाम है मदकू द्वीप। जिसका नाम क्या है? मदकू द्वीप, जिसको ईसाइयों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? इसको एक बार मैप से देख लेते हैं प्रवाह क्षेत्र को। ये शिवनाथ नदी, यहाँ से शिवनाथ नदी गोडरी गांव, गढ़चिरौली से यहाँ पे उद्गम होते हुए यहाँ से मोहिला मानपुर, अम्बगढ़ जिले से होते हुए ये राजनांदगांव जिले में प्रवेश करती है। राजनांदगांव जिले से होते हुए ये दुर्ग जिले में प्रवेश करते हैं। दुर्ग जिले के बाद बेमेतरा जिले के बाद यहाँ पे मुंगेली जिला में यहाँ पे मदकू द्वीप स्थित है, जो ईसाइयों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बिलासपुर जिले में प्रवेश करते हैं। बिलासपुर जिले के बाद बलौदाबाजार जिले में। उसके बाद ये जांजगीर चांपा में प्रवेश करती है और यहाँ पे महानदी में विसर्जित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार जो इसका प्रवाह क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे है? मोहिला मानपुर, अम्बगढ़ चौकी जिला, उसके बाद राजनांदगांव जिला, उसके बाद दुर्ग जिला, उसके बाद बेमेतरा जिला, उसके बाद मुंगेली जिला, उसके बाद बिलासपुर जिला, उसके बाद बलौदाबाजार जिला और जांजगीर चांपा जिला। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। तो उसके बाद देखते हैं हसदेव नदी, जो दूसरी महानदी की सहायक नदी है। कौन सी? हसदेव नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी? 176 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से है? देवगढ़ की पहाड़ी से, कोरिया से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? हसदेव नदी का। इसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया से इसका उद्गम होता है। मुहाना महानदी में, जांजगीर चांपा जिले में इसका मुहाना है। महानदी में ये आकर के मिल जाती है। उसके बाद प्राचीन नाम इसका हस्तुसोमा के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या है? हस्तुसोमा के रूप में इसको जाना जाता है। विशेष इसके बारे में विशेष क्या बातें देख लेते हैं। कोरबा जिले में मिनी माता हसदेव बांगो बांध स्थित है, जिसका निर्माण 1967 में किया गया था। जिसका नाम कब किया गया था? इसका 1967 में। और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है?
कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला। कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला। इसको एक बार मैप से भी देख लेते हैं। ये कोरिया जिला, फिर गोयला, पेंड्रा, मरवाही जिला, फिर कोरबा जिला, फिर जांजगीर चांपा जिला। इस प्रकार से ये प्रवाहित होते हुए महानदी में आकर के मिल जाती है। हसदेव नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी, 176 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी क्या है, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, झीक, तान, उत्तेम। इस प्रकार इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अब जो तीसरी नदी है उसको देख लेते हैं, बुरई नदी। बुरई नदी का उद्गम कहाँ है, पूर्वी पहाड़ी कोरबा से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कोरबा और शक्ति जिला। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, कोरबा और शक्ति जिला। इसका प्रवाह क्षेत्र कोरबा और शक्ति जिला। ये बुरई नदी यहाँ से प्रवाह क्षेत्र कोरबा, पूर्वी पहाड़ी से होते हुए कोरबा शक्ति जिला में आकर के ये महानदी में मिल जाती है। उसके बाद चौथी नदी कौन सी है, मांड नदी। चौथी नदी कौन सी है, मांड नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 155 किलोमीटर। जिसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से है, मेन पार्ट सरगुजा से उसका उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ पे है, चंद्रपुर शक्ति में होता है, जो कि त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। मांड नदी, महानदी और लात नदी। इसके बाद इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदगा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम मंदगा के इसके नाम से जाना जाता है। विशेष क्या है, मांड नदी घाटी में कोयले के भंडार हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिला है, सरगुजा जिला, जसपुर जिला और रायगढ़ जिला और शक्ति जिला। सरगुजा जिला, जसपुर जिला, रायगढ़ जिला और शक्ति जिला। और जो पांचवी नदी है वो केलोन नदी, जिसका उद्गम कहाँ है, लुड़ेक पहाड़ी, रायगढ़ से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थान पे ये महानदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, केलोन नदी। उद्गम कहाँ है, लुड़ेक की पहाड़ी, रायगढ़ में। और इसका मुहाना उड़ीसा में महादेवपाली में इसका मुहाना है। विशेष, इस नदी में रायगढ़ जिले में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध स्थित है। कहाँ पे, रायगढ़ जिले में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध स्थित है। इसका प्रवाह रायगढ़ में होता है। इसका प्रवाह रायगढ़ में ही होता है। उसके बाद ये उड़ीसा में चली जाती है और महानदी में प्रवाहित हो जाती है। और उसके बाद ईब नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर है। कुल इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितना है, 87 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। इसका उद्गम खुड़िया पहाड़ी, जसपुर से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना संबलपुर के निकट महानदी में इसका मुहाना है। और इसमें सोने के कण की प्राप्ति होती है। विशेष क्या है, इसमें सोने के कण की प्राप्ति होती है। कौन सी नदी में, ईब नदी में। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, जसपुर है। उसके बाद ये उड़ीसा में प्रवाहित हो जाती है और महानदी में ये चली जाती है। और इसकी सहायक नदी है डोकी और मैनी इसकी सहायक नदी है। और महानदी की सहायक नदी को दक्षिण की ओर से देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दूध नदी, सहायक नदी दूध नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मलाज कुंडम के पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है। मलाज कुंडम के पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है जी। और दूध नदी ही मलाज कुंडम जलप्रपात का निर्माण करती है। और उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है, दक्षिण से सिल्यारी नदी, जो कि धमतरी में ही इसका उद्गम होता है। और उसी धमतरी जिले में ही ये महानदी में प्रवाहित हो जाती है, सिल्यारी नदी। उसके बाद पैरी नदी, जो जिसकी लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर है। इसका उद्गम कितना है, भाद्रगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में इसका उद्गम होता है। मुहाना राज्य में ये महानदी में ये प्रवाहित हो जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, पलासनी के नाम से इसको जाना जाता है। ये महानदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये पैरी नदी आती है और यहाँ पे सोंडू नदी पैरी नदी में मिल जाती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इस प्रकार से यहाँ पे कौन सी नदी, पैरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, कुल टोटल 90 किलोमीटर ये है। इसके बाद सोंढूर नदी क्या है, पैरी नदी की सहायक नदी है। और इसका उद्गम नरियर पानी गरियाबंद से होता है। और इसका मुहाना पैरी नदी राजिम में होता है। पैरी नदी में जा कर के मिल जाती है। इसके बाद सूखा नदी का उद्गम तुमगांव महासमुंद से होता है। इसके सहायक नदी कोडार नदी है। सूखा नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदी क्या है, कोडार नदी में एक बांध है जिसका नाम है कोडार परियोजना, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो एक और नदी है, जोक नदी, कौन सी नदी, जोक नदी, जिसका उद्गम सोनेवेरा की पहाड़ी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और मुहाना शिवनारायण में इससे जाकर के मिल जाती है।
और ये प्रवाह क्षेत्र क्या है, महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा, महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। उसके बाद लात नदी, कौन सी नदी है, लात नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, रदन की पहाड़ी महासमुंद से इसका उद्गम होता है। और मुहाना का है, चंद्रपुर शक्ति में, जो कि त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है यहाँ पर भी। तो इस प्रकार एक बार और इसको मैप से देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को आज का ख़त्म करेंगे। इस प्रकार ये महानदी को आपने देख लिया, कहाँ से महानदी धमतरी जिले से प्रभावित है, कांकेर से बालोद से होते हुए धमतरी में फिर प्रवेश करती है। उसके बाद गरियाबंद और रायपुर की सीमा रेखा बनाते हुए महासमुंद में और रायपुर की सीमा रेखा बनाती है और बलौदाबाजार से होते हुए जांजगीर चांपा जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद ये शक्ति जिला से होते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से और रायगढ़ जिला की सीमा रेखा बनाते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके बाद इसका सबसे पहला जो दक्षिण से इसकी नदी बहती है, कौन सी सहायक नदी है, दूध नदी। दूध नदी इसकी जो ये मलाजकुंडम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये यहीं पे ये क्या मलाजकुंडम जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद सिलियारी नदी ये धमतरी से उद्गम होता है और धमतरी में ये महासमुंद में, धमतरी में ये महानदी में मिल जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी नदी है सोंढूर नदी नरियर पानी गरियाबंद से इसका उद्गम होता है और इस प्रकार ये होते हुए ये पैरी नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद ये पैरी नदी भातरीगढ़ की पहाड़ी भिंद्रनवागढ़ तहसील से इसका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से बहते हुए महानदी में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है राजिम में और यहाँ पे अर्धकुंभ का मेला यहीं पे लगता है और यहीं पे लक्ष्मण झूला स्थित है। उसके बाद अगला जो हमारा नदी है सूखा नदी, जो कि तुमगांव महासमुंद से इसका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से बहते हुए महानदी में जाकर के मिल जाते हैं। उसके बाद जो जोक नदी है सोनबेरा की पहाड़ी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, किसका, जोक नदी का। इस प्रकार ये महासमुंद से होते हुए बलौदाबाजार से होते हुए जांजगीर चांपा में प्रवेश करते हैं और ये यहाँ पर महासमुंद में ये महानदी में मिल जाती है जांजगीर चांपा जिले में। तो इस प्रकार जोक नदी सोनबेरा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और लात नदी रदन की पहाड़ी से इसका निर्माण उद्गम होता है और ये इस प्रकार से जा कर के ये शक्ति जिला में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है और ये मांड महानदी और लात नदी इन तीनों नदी का संगम कहाँ पे होता है, चंद्रपुर में। इस प्रकार और उसके बाद जो उत्तर की ओर से सहायक नदियाँ हैं जो कि है शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोडरी गांव महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद हसदेव नदी की उद्गम कहाँ से होता है, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत कोरिया से इसका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से आते हुए इस प्रकार से यहाँ पे महानदी में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पे एक मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना स्थित है। 1967 में ये बना था मीनू बांधा हसदेव बांगो परियोजना। और उसके बाद ये बोरई नदी कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से बहते हुए यहाँ पे शक्ति जिला में आकर के महानदी में प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद मांड नदी सरगुजा जिले से उद्गम होता है इसका मेन पार्ट से। इसके बाद ये जसपुर जिले में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ये रायगढ़ जिले से होते हुए यहाँ पे शक्ति जिले में चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और इसके बाद केलो नदी यहाँ से रायगढ़ जिले से ये उद्गम होता है इसका, रायगढ़ जिले से लुड़ेक पहाड़ी से ललूंगा तहसील से। और उसके बाद ये इस प्रकार बहते हुए महानदी में इसका प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद जो अंतिम इसका जो नदी है जो ईब नदी खुर्जा या खुड़िया पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और जसपुर जिले से बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और इसमें महानदी में प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार जो महानदी अपवाह तंत्र है आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे यहाँ पे शिवनाथ नदी की सहायक नदी और शिवनाथ नदी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग, आशा करता हूँ आज आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद।